पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। लाल किले के प्राचीर से पीएम ने विकसित भारत का रोड मैप भी बताया। पीएम ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प पूरा करने की बात कही। वोकल फॉर लोकल अर्थतंत्र का नया मंत्र बन गया है। पीएम ने लाल किले से एक बार फिर भरोसा दिया कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे टर्म में वो 3 गुना ज्यादा काम करेंगे। विकसित भारत, ये हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। बाधाएं, रुकावटें, चुनौतियां, उसको परास्त करके एक दृढ़ संकल्प के साथ ये देश चलने के लिए प्रतिबद्ध है। और साथियों, मैं साफ देख रहा हूं, मेरे विचारों में कोई झिझक नहीं है। मेरे सपनों के सामने कोई पर्दा नहीं है। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि यह देश 140 करोड़ देशवासियों के परिश्रम से, हमारे पूर्वजों का खून हमारी रगों में है। अगर वो 40 करोड़ लोग आजादी के सपनों को पूर्ण कर सकते हैं तो 140 करोड़ देशवासी समृद्ध भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के सपने को साकार कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि मेरे तीसरे टर्म में देश तीसरी इकोनॉमी तो बनेगा ही, लेकिन मैं 3 गुना काम करूंगा। 3 गुना तेज गति से काम करूंगा, 3 गुना व्यापकता से काम करूंगा, ताकि देश के लिए जो सपने हैं वो बहुत निकट में पूरे हो। मेरा हर पल देश के लिए है। मेरा हर क्षण देश के लिए है। मेरा कण कण सिर्फ और सिर्फ मां भारती के लिए है। और इसलिए 24/7 और 2047 इस प्रतिबद्धता के साथ आइए, मैं देशवासियों का आह्वान करता हूं। हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को हम संकल्प बनाए, अपने सपनों को जोड़े, अपने पुरुषार्थ को जोड़े, और 21वीं सदी जो भारत की सदी है, उस सदी में स्वर्णिम भारत बना के रहें। उसी सदी में हम विकसित भारत बना के रहें और उन सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। और स्वतंत्र भारत 75 साल की यात्रा के बाद तो प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो रोड मैप पेश किया, उसमें रिफॉर्म्स पर खास जोर दिया और नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लेकिन इसमें राज्यों की बड़ी भूमिका बताई। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए राज्यों को अपने राज्य में निवेश बढ़ाने का मंत्र दिया। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं, वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं। वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए। राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों को लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए, तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस, सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा
कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई है, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री ने कई नए क्षेत्रों की तरफ भी इशारा किया जहां भारत के लिए काफी पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि डिजाइन इन इंडिया पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है। डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है। हमें कोशिश करनी है अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी और ये हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। डिजाइन ही नहीं, प्रधानमंत्री ने गेमिंग की भी बात की। प्रधानमंत्री ने गेमिंग पर जोर देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि भारत के युवा गेमिंग को लीड करें। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन पर भी खास जोर दिया। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां हमारी संवाददाता दीपाली नंदा मौजूद हैं। दीपाली, बताइए क्या मूड माहौल है 15 अगस्त का दिल्ली में? जी बिल्कुल, इस वक्त मनोज जी मैं मौजूद हूँ इंडिया गेट पर और इंडिया गेट का अपना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। वैसे तो आम दिनों में यहाँ पर काफी चहल पहल रहती है, लेकिन आज के दिन यहाँ की रौनक देखने वाली होती है और सुबह से ही लोग यहाँ पर आते हैं। और आप जिस तरह से देख सकते हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भी साथ में हैं। और खास बात आप देखेंगे कि जो इनका परिधान है उसमें भी आपको तिरंगा की ही झलक दिखाई देगी। तो यही देशभक्ति के नजारे हैं जो यहाँ पर आज के दिन इंडिया गेट पर आपको देखने को मिलते हैं। और जब मैं इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने कहा था कि हम जरूर अपने देश के नाम एक देशभक्ति गीत गाना चाहेंगे, तो हम इनसे सुनते हैं। मैम बताइए, आप वैसे तो ये बताएं आप आए कहाँ से? हम लोग पहाड़गंज से आए। पहाड़गंज से आए हैं और सहेलियां हैं आप लोग? सारे रेलवे कॉलोनी के हैं पहाड़गंज के। अच्छा, तो आप कौन सा देशभक्ति गीत आप बता रही थी, बताएं। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख
आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो तो विपिन जी, आप देख सकते हैं कि आज ये जो देशभक्ति गीत है हर किसी की ज़बान पर है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ आए हैं, बच्चों से जानते हैं। बच्चों, आप क्या बोलना चाहोगे? आज स्वतंत्रता दिवस है जी। वंदे वंदे बताएं सर, आप काफी देर से यहाँ पर खड़े थे, क्या किस तरह से पूरा जश्न मना रहे हैं? हम बच्चों को दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे वीर जवानों ने इतने सीने पे गोली खा के और सब कुछ करके उन्होंने ये देश को आजाद कराया। तो बच्चों को ये सिखाया जा रहा है। सुबह से मैं हमेशा लेके आता हूँ 15 अगस्त को यहाँ पे, इनको दिखाता हूँ कि बच्चों कि हम लोगों के जो जवान थे, आज जो सुख का अनुभव जो हम कर रहे हैं उसके पीछे हमारे वीर जो जवान है उनका बलिदान है। और इस बात का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। और विकसित भारत की जब हम बात कर रहे हैं तो यही यंग जनरेशन है जो विकसित भारत को आगे लेकर जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा मनोज जी, अभी शुरुआत हुई है और जैसे जैसे यहाँ पर दिन ढलेगा तो लोग यहाँ पर और भी संख्या में आएंगे, क्योंकि अभी सिक्योरिटी की वजह से इस रूट को पूरी तरह से खोला नहीं गया है। तो जब ये आम जनता के लिए रूट खुल जाएगा तब बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे और आजादी का जश्न, आजादी का महापर्व की खुशियां मनाएंगे। दीपाली, जरा इन बच्चों से पूछिए कि इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या है और स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे क्या समझते हैं। आज सुबह से क्या किया इन लोगों ने, स्कूल में क्या हुआ, जरा पूछिए इनसे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, आपके स्कूल में भी सेलिब्रेशन की गई थी इंडिपेंडेंस डे की, क्या कुछ किया गया था बताइए। कौन बताना चाहेगा बच्चों? अभी कल होएगी। अच्छा, कल होगी, तो क्या कुछ करते हैं आज स्वतंत्रता दिवस पर? आप क्या कर रहे हैं, कैसे इंडिपेंडेंस का मतलब आप बताना चाहेंगे? कुछ आपको जानकारी है बच्चों? बताओ, कौन बोलेगा? इंडिपेंडेंस डे का मतलब आजादी का दिन होता है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस का मतलब आजादी का दिन होता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई आपको आता है? जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। तो जय हिंद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो बच्चे काफी भोले वाले बच्चे हैं और मुझे लग रहा है कि कैमरा को देखकर शायद थोड़े से नर्वस हो गए हैं। बोला इन्होंने, तो ये एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी, तो ये बच्चे जो हैं दिल्ली में इंडिया गेट के पास आनंद ले रहे हैं इंडिपेंडेंस डे का अपने माँ बाप के साथ। यही हमारे देश की परंपरा है, आज़ादी का जश्न हम इसी तरीके से मनाते आए हैं और अभी ये बदस्तूर जारी है। तो अब बड़ी अच्छी तस्वीर दिखाई आपने दीपाली वहाँ पर दिल्ली में। और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं लाल किले के भाषण पर, जहाँ प्रधानमंत्री ने आज बड़ी ही अच्छी बातें बताई हैं और कई तरह की चीज़ें जो आप कह सकते हैं नई चीज़ यहाँ प्रधानमंत्री ने की है, जिसमें विकसित भारत के लिए कई नए सेक्टर्स की चर्चा की है। जैसे गेमिंग्स वगैरह की हमने चर्चा की, पहले मैन्युफैक्चरिंग की उन्होंने बात की है और साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा दुश्मन बताया देश के लिए। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर हमला बोला, उन्होंने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी और भ्रष्टाचार का महिमा मंडन समाज के लिए एक चुनौती जरूर है जिसको कि रोकना चाहिए। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाना में बुरा नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, और देश में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, इस पर काफ़ी बात की प्रधानमंत्री ने और साथ ही एक बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजेस में 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा मैंने, बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1 लाख कर दिया। आज मैं करीब 25,000 युवा हर साल
विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी तो मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए। और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। पिछले दिनों कोलकाता में एक जघन्य कांड हुआ था, रेप और मर्डर का। अभी इस वक्त पूरा देश गुस्से में है उस कांड को लेकर, और लोग कहीं ना कहीं एक उनके दिमाग में एक तस्वीर आ गई निर्भया कांड के जैसी कि इतना हंगामा होने के बाद भी ऐसे कांड देश में हो रहे हैं। इस पर भी प्रधानमंत्री ने इसको सीधा घटना को रेफर तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये सबको मिलजुल कर इंश्योर करना होगा। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। और इस वक्त का एक और चर्चित मुद्दा बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं, वहाँ जिस तरीके से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, उस पर भी प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से कहा कि मिलकर चुनौतियों का सामना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना हिंदुस्तान की फितरत है। ना डिगेंगे, ना थकेंगे और ना ही रुकेंगे। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है।
और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है, और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों ना हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। न हम डिगेंगे, न हम थकेंगे, न हम रुकेंगे, न हम झुकेंगे। हम संकल्पों की पूर्ति के लिए 140 करोड़ देशवासियों का भाग्य बदलने के लिए, भाग्य सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हर बदनीयत वालों को हम हमारी नेक नीयत से जीतेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण और 1.5 घंटे से ज्यादा के इस भाषण में कई पहलुओं को प्रधानमंत्री ने छुआ है। तो नया भारत का नया एजेंडा आज के भाषण से क्या निकलता है, समझने के लिए देखिए खास आवाज अड्डा आज 10:57 पर।